Hello everyone. Today's lecture of developmental psychology is about Vygotsky's socio-cultural theory of cognitive development. लास्ट लेक्चर में हमने अप्रोचेस और थ्योरीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टार्ट की थी एंड पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात की थी। तो आज के इस लेक्चर में हम वाइगोट्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। लीव Vygotsky 1896 to 1934 was a Russian psychologist who argued that culture has a major impact on a child's cognitive development. लीव विगोट्स्की जिनका जन्म 1896 में हुआ था एंड डेथ 1934 में हुई थी, एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। मेनली वो एक टीचर थे जिन्होंने साइकोलॉजी के फील्ड में कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर काम किया था। तो लीव विगोट्स्की का मानना था कि बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर कल्चर का बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट प्रभाव पड़ता है। Piaget and Gazel believe development stemmed directly from the child, and although Vygotsky acknowledged intrinsic development, he argued that it is the language, writings, and concept arising from the culture that elicit the highest level of cognitive thinking. प्याजे और गेसेल ये विश्वास करते थे कि बच्चे का डेवलपमेंट डायरेक्टली बच्चों से ही निकलता है, यानी बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट अपने आप ही होता है, जबकि विगोट्स्की का ये मानना था कि बच्चों का डेवलपमेंट ओनली उनसे ही नहीं होता है, बल्कि जैसे-जैसे वो अपने कल्चर के साथ इंटरैक्शन करते हैं, जैसे-जैसे वो भाषा सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं और उनमें कंसेप्ट डेवलपमेंट होता है, वैसे-वैसे उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता चला जाता है। He believed that the social interactions with adult and more learned peer can facilitate a child's potential for learning. विगोट्स्की का मानना था कि बच्चा बड़ों के साथ जैसे-जैसे सोशल इंटरैक्शन करता जाता है, जैसे-जैसे सामाजिक अंतःक्रिया उसकी बढ़ती चली जाती है, ज़्यादा पीयर ग्रुप के साथ वो इन्वॉल्व होता है, उन लोगों से नई-नई चीज़ें सीखता है, तो बच्चे में नई चीज़ें सीखने का पोटेंशियल भी डेवलप होता है। विदाउट दिस इंटरपर्सनल इंस्ट्रक्शन, ही बिलीव्ड children's mind would not advance very far as their knowledge would be based only on their own discoveries. तो विगोट्स्की का ये कहना था कि इस तरह की इंटरपर्सनल इंस्ट्रक्शंस के बिना बच्चा अपने माइंड का डेवलपमेंट ठीक तरीके से नहीं कर पाता है और वो अपनी नॉलेज को बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा पाएगा और ना ही उसमें अ, जिज्ञासा की भावना उत्पन्न होगी। The work of Lev Vygotsky has become the foundation of much research and theory in cognitive development over the past several decades, particularly of what has become known as sociocultural theory. लीव विगोट्स्की का वर्क और बहुत सारी रिसर्चेज और थ्योरीज का आधार बना कॉग्निटिव डेवलपमेंट के फील्ड में और बहुत सारे सालों तक उनकी थ्योरी को आधार मानकर और बहुत सारी थ्योरीज निकली और बहुत सारे रिसर्च हुए, तो उनकी थ्योरी को सोशियो कल्चरल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। Vygotsky's socio-cultural theory views human development as a socially mediated process in which children acquire their cultural values, beliefs, and problem-solving strategies through collaborative dialogue with more knowledgeable members of society. विगोट्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी मानव का विकास सामाजिक रूप से अंतःक्रिया करने से ही होता है, जिसमें बच्चा अपनी कल्चर वैल्यूज को सीखता है, कल्चर के बिलीफ को सीखता है, उन कल्चर के नॉर्म्स को सीखता है और कल्चर में रहने वाले विभिन्न लोगों से इंटरेक्शन करके प्रॉब्लम को सोल्व करने की अलग-अलग स्ट्रेटजी या अलग-अलग तरीके भी सीखता है और धीरे-धीरे वो भी सोसाइटी का एक नॉलेजेबल मेंबर बन जाता है। Vygotsky's theory is comprised of concepts such as culture-specific tools, private speech, and zone of proximal development.
तो विगोट्स्की ने अपनी थ्योरी में कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट बताए हैं, जैसे कि कल्चर स्पेसिफिक टूल है, प्राइवेट स्पीच है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है। तो अब यहाँ पर विगोट्स्की की थ्योरी में कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट बातें देखने को मिलती हैं, या विगोट्स्की ने कौन-सी चीज़ों के ऊपर मुख्य रूप से बल डाला है अपनी थ्योरी में, उनकी हम बात करेंगे। Vygotsky places more emphasis on culture affecting cognitive development. This contradicts Piaget's view of universal stages and content of development. तो व्याजे ने सॉरी विगोट्स्की ने ज़्यादा एम्फेसिस इस बात पर दिया कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर कल्चर का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और उनके ये विचार प्याजे के विचारों से बिल्कुल ही अलग थे, क्योंकि प्याजे का ये मानना था कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट यूनिवर्सल होता है और वो अपने आप ही होता है, वो चाहे दूसरे लोगों से इंटरेक्शन करे या ना करे, जबकि विगोट्स्की ऐसा नहीं मानते थे। विगोट्स्की का मानना था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जैसे-जैसे बच्चा कल्चर के इम्पैक्ट में आता है, उसके कॉन्टैक्ट में आता है, उसके नॉर्म्स, वैल्यूज़ को सीखता है, लोगों से इंटरेक्शन करता है, वैसे-वैसे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ता चला जाता है। Second, Vygotsky places considerably more emphasis on social factor contributing to cognitive development. तो विगोट्स्की ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सामाजिक कारकों के प्रभाव के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। विगोट्स्की स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल एंड सोशल कंटेक्स्ट फॉर लर्निंग। विगोट्स्की ने सीखने के ऊपर कल्चर और समाज के प्रभाव के ऊपर मुख्य रूप से काम किया है। Cognitive development stems from social interactions, from guided learning within the zone of proximal development as children and their parents construct knowledge. तो उनका ये मानना था कि cognitive development सोशल इंटरेक्शन से निकलता है। जैसे-जैसे बच्चा दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन करता है, बातचीत करना स्टार्ट करता है, तो वो उन लोगों से नई-नई चीज़ें सीखता है और अपने ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर रहकर स्किल्स को डेवलप करता है, नई-नई चीज़ें लर्न करता है। जहाँ पर बच्चे और उनके पेरेंट्स या बच्चे और टीचर को-कंस्ट्रक्टर का काम करते हैं, यानी बच्चे की नॉलेज को डेवलप करने में उसके पेरेंट्स या टीचर्स उसकी हेल्प करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, Piaget maintained the cognitive development stem largely from independent exploration in which children construct knowledge of their own. वहीं इसके विपरीत प्याजे का ये मानना था कि संज्ञानात्मक विकास अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है और बच्चा अपनी नॉलेज को खुद ही डेवलप करता है, कोई और उसकी हेल्प नहीं करता है। फॉर विगोट्स्की द एनवायरनमेंट इन विच चिल्ड्रन ग्रो अप विल इन्फ्लुएंस हाउ दे थिंक एंड व्हाट दे थिंक अबाउट। विगोट्स्की के अकॉर्डिंग बच्चे जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो भी बच्चों की थिंकिंग पर और उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। नंबर 3 है विगोट्स्की प्लेसेस मोर एंड डिफरेंट एम्फेसिस ऑन द रोल ऑफ लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो विगोट्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा के रोल पर भी एक काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। उनका मानना था कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में लैंग्वेज डेवलपमेंट का भी काफ़ी अहम रोल होता है। According to Piaget, language depends on thought of its development, that is, thought come before language. तो प्याजे का मानना था कि लैंग्वेज विचारों के ऊपर डिपेंड होती है, यानी कि प्याजे के अकॉर्डिंग भाषा से पहले विचार आते हैं, और जिस तरह के विचार आते हैं वैसी ही चीजें बच्चा बोलने की कोशिश करता है। फॉर विगोट्स्की थॉट एंड लैंग्वेज आर इनिशियली सेपरेट सिस्टम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, merging at around 3 year of age, producing verbal thought that is inner speech. वहीं विगोट्स्की ने प्याजे के इन विचारों को नकार दिया और उनके अकॉर्डिंग विचार और भाषा स्टार्टिंग में दोनों ही एकदम अलग सिस्टम होते हैं, लेकिन जैसे बच्चा 3 साल तक की एज तक पहुंचता है तो थॉट और लैंग्वेज दोनों मिक्स हो जाते हैं, और ये दोनों मिक्स होकर बच्चे के वर्बल थॉट्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिसको इनर स्पीच का नाम दिया गया है।
बहुत बार आपने देखा होगा कि बच्चे अपने आप ही खुद से बातें करते रहते हैं, तो वो इनर स्पीच है। For Vygotsky, cognitive development result from an internalization of language. Vygotsky के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास भाषा को आत्मसात करने का परिणाम होता है। Number 4 is according to Vygotsky, adults are an important source of cognitive development. तो Vygotsky के अनुसार बच्चे में cognitive development में अडल्ट्स एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, यानी बच्चे अडल्ट से जैसे पेरेंट्स से, टीचर्स से, इन सब से इंटरेक्शन करने पर बहुत कुछ नई चीजें सीखते हैं। अडल्ट बच्चे में उनके कल्चर के नॉर्म्स को, वैल्यूज को सिखाते हैं। बड़ों से ही बच्चे अपने कल्चर के अलग-अलग एस्पेक्ट को सीखते हैं, सोसाइटी के अलग-अलग एस्पेक्ट को सीखते हैं। वहीं पियाजे का ये मानना था कि बच्चों पर दूसरे लोगों का या बड़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। पियाजे के अकॉर्डिंग ओनली पीयर पीयर ग्रुप का रोल ही इम्पोर्टेंट होता है, यानी बच्चे अपने पीयर से जिस तरीके से इंटरेक्शन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका सोशल पर्सपेक्टिव धीरे-धीरे बनता चला जाता है। Next, we will talk about concepts of Vygotsky's theory of cognitive development. Vygotsky की cognitive development theory में कौन-कौन से महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो मेनली यहाँ पर 3 कंसेप्ट विगोट्स्की की थ्योरी में महत्वपूर्ण है। पहला है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, दूसरा है स्कैफोल्डिंग एंड तीसरा है इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच। तो एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको जेड-पीडी के नाम से भी जाना जाता है। Vygotsky's best known concept is the zone of proximal development or ZPD. Vygotsky stated that children should be taught in the zone of proximal development, which occurs when they can almost perform a task but not quit on their own without assistant. तो विगोट्स्की के अनुसार हर बच्चे का एक जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट होता है, जिसके अंदर रहकर ही बच्चा अपने स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करता है या अलग-अलग टास्क को परफॉर्म करने की कोशिश करता है। तो विगोट्स्की का ये मानना था कि बच्चे को उसके अपने जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर ही चीज़ों को सिखाना चाहिए। इस ज़ोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर बच्चा अलग-अलग तरह के टास्क को करने की कोशिश करता है, पर वो बड़ों की हेल्प के बिना उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाता है। वहाँ पर बच्चा कहीं न कहीं एक्सपेक्ट करता है कि पेरेंट्स या टीचर्स उसकी हेल्प करें उस टास्क को करने में, और अगर पेरेंट्स या टीचर वहाँ उसके ज़ोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर बच्चे को वो टास्क कंप्लीट करने में उसकी हेल्प करते हैं, उसको एक प्रॉपर रास्ता दिखाते हैं कि कैसे इस टास्क को पूरा करना है, तो धीरे-धीरे बच्चे में वो स्किल डेवलपमेंट हो जाता है। और वहाँ पर अगर उसको असिस्टेंट नहीं मिलता है बड़ों का, तो बच्चा उस चीज़ को बीच में ही छोड़ देता है करना, और वो स्किल उस बच्चे में डेवलप नहीं हो पाएगा। With the right kind of teaching, however, they can accomplish it successfully. तो एक अच्छे तरीके की टीचिंग की वजह से बच्चा उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कर पाता है और धीरे-धीरे वो उस काम को अकेले करना सीख जाता है। A good teacher identifies a child's zone of proximal development and helps the child stretch beyond it. एक अच्छा टीचर वही माना जाता है, चाहे वो पेरेंट्स हों या फिर उनके फॉर्मल टीचर हों, जो बच्चे के ज़ोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट को पहचानते हैं और बच्चे को उसके इस जेडपीडी के अंदर रहते हुए टास्क कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं और धीरे-धीरे बच्चे को उन टास्क से आगे बढ़कर कॉम्प्लेक्स टास्क करने के लिए प्रेरित करते हैं। Then the adult teacher or parents gradually withdraws support until the child can then perform the task unaided. तो स्टार्टिंग में वो हेल्प करते हैं और धीरे-धीरे जैसे ही बच्चा अपने आप चीज़ों को करने लगता है, वैसे ही टीचर या पेरेंट्स धीरे-धीरे अपने सपोर्ट को हटा लेते हैं और बच्चे को इंडिपेंडेंटली वो टास्क करने देते हैं।
इस तरीके से बच्चे में किसी भी टास्क को इंडिपेंडेंटली करने की क्षमता आ जाती है और धीरे-धीरे बच्चे में स्किल डेवलपमेंट भी हो जाती है। Second has scaffolding. Researchers have applied the metaphor of scaffolds, the temporary platform on which construction workers stand, on this way of teaching. तो scaffold क्या होता है? Scaffold basically एक टेम्परेरी प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर चढ़कर कंस्ट्रक्शन करने वाले वर्कर खड़े होकर काम करते हैं और जब वो काम हो जाता है तो उस सपोर्ट को हटा लिया जाता है। तो यहीं से स्कैफोल्ड से ही स्कैफोल्डिंग टर्म निकल कर आई है। तो विगोट्स्की का ये मानना था कि बच्चे को स्टार्टिंग में स्कैफोल्ड की ज़रूरत होती है, यानी उसको बड़ों की हेल्प की ज़रूरत होती है। अ, वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, जो उनको कोई भी टास्क कंप्लीट करने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं या सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी स्कैफोल्ड प्रोवाइड करते हैं। और जैसे-जैसे बच्चा बड़े की हेल्प से उस टास्क को करना सीख लेता है, तो अ, बड़े उस टेम्परेरी सपोर्ट को हटा देते हैं और बच्चे को अपने आप ही उस काम को करने देते हैं। तो इसी प्रक्रिया को स्कैफोल्डिंग कहा गया है। तो अगर पेरेंट्स या टीचर स्टार्टिंग में बच्चे की हेल्प करते हैं या टेम्परेरी सपोर्ट देते हैं उसको विभिन्न टास्क को कंप्लीट करने में या अलग-अलग चीज़ों को सीखने में, तो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेटर वे में हो पाता है। नेक्स्ट इज़ प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। इसको इनर स्पीच भी कहा जाता है। अब यहाँ बात आती है कि क्या इनर स्पीच सभी बच्चों में होती है? बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे अपने आप से बातें करते हुए दिखाई देते हैं। पियाजे ने इसको ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा था और ये माना था कि बच्चे अपने आप से इसलिए बात करते हैं क्योंकि वो दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू देखना नहीं चाहते हैं। क्योंकि वो दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू देखते ही नहीं है, वो सिर्फ़ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, इसीलिए वो खुद से बात करते हैं और इसको ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा था। वहीं विगोट्स्की के व्यूज़ प्राइवेट स्पीच या इनर स्पीच के बारे में एकदम डिफरेंट थे। उनका ये मानना था कि बच्चे अपने आप से इसलिए बात करते हैं ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें या अपने विचारों को क्लैरिफ़ाई कर सकें। इसलिए बच्चे अपने आप से बात करते हैं। As children learn to think in words, they do so aloud before eventually closing their lips and engaging in private speech or inner speech. तो विगोट्स्की के अनुसार बच्चे जैसे-जैसे वर्ड्स के बारे में सोचना शुरू करते हैं, वैसे-वैसे वो उन वर्ड्स को ज़ोर से बोलने लगते हैं और प्राइवेट स्पीच में या इनर स्पीच में अपने अ, विचारों को क्लैरिफ़ाई करने के लिए या अगर उन्हें कोई समस्या आ रही है, तो उसको सोल्व वो किस तरीके से करें, उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालने के लिए वो अपने आप ही बात करने लगते हैं और इसी को प्राइवेट स्पीच या इनर स्पीच कहा गया है। Thinking out loud eventually becomes thought accompanied by internal speech, and talking to oneself becomes a practice only engaged in when we are trying to learn something or remember something. अब विगोट्स्की के अनुसार बच्चे की इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच एक तरीके से उसकी सोच ही है जिसको वो बोलकर व्यक्त करता है, यानी बच्चा जो सोच रहा होता है उसको वो बोलकर व्यक्त कर देता है और उसकी यही विचारों को बोलकर व्यक्त करने की क्षमता ही धीरे-धीरे इंटरनल स्पीच बन जाती है, जिसमें वो किसी भी चीज़ को सीखते समय या याद करते समय चीज़ों को बोलकर प्रैक्टिस करता है या उसको लगता है कि अगर मैं बोलकर चीज़ों को याद करूँगा या फिर मैं कोई भी काम करते समय बोलूँगा तो मुझे ज़्यादा बेटर तरीके से याद होगा या मैं किसी भी काम को बेटर वे में कर पाऊँगा। This inner speech is not as elaborate as the speech we use when communicating with other. तो ये इनर स्पीच जब भी बच्चा दूसरे लोगों से बात करता है उस टाइम पर वो यूज़ नहीं करता है, यानी इनर स्पीच बच्चा जब अकेला होता है या खुद से कोई काम कर रहा होता है, अकेले में वो कोई काम कर रहा होता है, उस समय पर प्राइवेट स्पीच या इनर स्पीच का इस्तेमाल बच्चे
करते हैं और इससे उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेटर वे में होता है। And here are the references. Thank you so much.